नेक्स्ट आपका 12th भाव जो खर्चे का भाव है, एक्सपेंडिचर। ये जेल का है, हॉस्पिटल का भाव है, आइसोलेशन का भाव है, ऐश्वर्यपूर्ण लाइफ का भाव है, भोग सुख विलास, बिस्तर सुख, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी, डाइवोर्स। और यहाँ पर केतु जो है मोक्ष प्राप्ति का योग दिलाता है। अगर 12th भाव में केतु बैठा हो तो मोक्ष प्राप्ति का योग होता है। मोक्ष का प्राप्ति का योग का मतलब है ये आपका लास्ट जन्म है, इसके बाद आपका जन्म नहीं है, सीधा वैकुंठ में जाओगे। और एक शुक्र जो 12वें भाव में होता है तो बहुत शुभ फलदायी होता है, ऐश्वर्यपूर्ण लाइफ, सुख, पूरी सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन होता है उसका, और उसके पास खूब पैसा रहता है, हर समय पैसा रहता है। हाँ जी। तो 12वें भाव के अंग हैं आंख, ये है बाई आंख, सेकंड भाव से दाई आंख और 12वें भाव से बाई आंख। लगन 12वें से लेकर 7वें भाव तक जो है आपके बाएं अंग होते हैं, और सेकंड भाव से लेकर 7वें तक दाएं अंग होते हैं, दाएं अंग। हाँ जी। तो 12वां भाव जो है आइसोलेशन का भाव है, ये इन्वेस्टमेंट का भी भाव है। जैसे अपन कोई पैसा खर्च करते हैं, इन्वेस्ट भी हो जाता है पैसा, है ना, इन्वेस्टमेंट का भाव। तो ये हुए अपने 12 भाव। हाँ जी। उसके बाद हमने पढ़ा था 12 भावों के पूरे भावों के नाम, इनकी संज्ञा बताई थी। तो सबसे पहले आते हैं केंद्र भाव। केंद्र भाव कौन कौन से होते हैं? 1, 4, 7, 10। फिर आते हैं त्रिकोण भाव, 1, 5, 9 भाव। त्रिकोण भाव सबसे बेस्ट होते हैं। और फिर आते हैं त्रिकायादुष्ट भाव, 6, 8, 12 भाव जो सबसे बुरे भाव कहलाते हैं, मेलेफिक रिजल्ट देते हैं, सबसे बैड रिजल्ट देते हैं। फिर आते हैं मारक भाव, 2 और 7वां भाव मारक भाव कहलाता है। उपचय भाव 3, 6, 10, 11 भाव। अनुपचय भाव 1, 2, 5, 1, 2, 4, 5, 6 छोड़ दो, 7, 8, 9, 10 छोड़ दो, 11 छोड़ दो, 12 भाव, ये अनुपचय भाव कहलाते हैं। ठीक है। 3 से 10, 11 जो भाव होते हैं वो बढ़िया होते हैं इफेक्ट में, गोचर के ग्रहों का भी अच्छा फल मिलता है, ज़्यादातर ग्रहों का। हाँ जी। और कौन सा भाव रह गया, एक बार चेक कीजिए। अर्थ भाव, जिससे धन के बारे में पता चलता है, वो है 2, 6, 10 भाव। अर्थ त्रिकोण भी बोलते हैं इसको। और काम त्रिकोण 3, 7, 11। और मोक्ष त्रिकोण 4, 8, 12। 1, 5, 9 जो है वो धर्म त्रिकोण भी कहलाता है। मेरे हिसाब से सभी हो गए भाव तो ना। तो ये भावों के नाम है, ये अच्छे से याद करने हैं आपको। फिर इसके बाद हमने किया था योग कारक प्लेनेट। योग कारक प्लेनेट वह ग्रह होता है, योग कारक ग्रह वह ग्रह होता है जो केंद्र और त्रिकोण दोनों भावों का एक साथ स्वामी हो जाता है। यानी कि जिनको 2-2 राशियां मिली हुई हैं जिन ग्रहों को, उनकी एक राशि तो त्रिकोण भाव में पड़े। त्रिकोण भाव कौन सा है? पहला भाव, पंचम और नवम भाव। और दूसरी राशि केंद्र भाव में पड़े, पहला भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम या दशम भाव। वो हमने पूरा 12 लग्नों का निकाला था, आपको होमवर्क भी दिया था, आप ये भी होमवर्क करना है आपको। ठीक है, 12 लग्नों का चेक निकालना है, लिखना है कॉपी पे। हाँ जी। तो मेष लगन के लिए योग कारक प्लेनेट कौन सा है? और ये तो हुआ दो दो राशियों का, दो जिन ग्रहों को 2 राशियां मिली हैं। और वह ग्रह जिनको एक ही राशि प्राप्त है, तो वो जो त्रिकोण भाव में अगर वो राशि पड़ जाती है तो वो त्रिकोण भाव का स्वामी जो योग कारक प्लेनेट हो जाते हैं। जैसे मेष लगन के लिए
सिंह राशि पंचम भाव में है तो सूर्य आपका योग कारक प्लेनेट हो जाएगा, ठीक है। और वृश्चिक लगन के लिए नवम भाव में कर्क राशि पड़ रही है, जिसको एक ही राशि मिले, दूसरी राशि इसकी है ही नहीं, तो चंद्रमा आपका योग कारक प्लेनेट हो जाएगा, ठीक है। बाकी मेष लगन के लिए सूर्य, वृष लगन के लिए शनि हो जाएगा योग कारक प्लेनेट, क्योंकि वो फोर्थ और पंचम भाव में शनि, मकर और कुंभ राशि आ रही है, दो राशियां पड़ रही है शनि की। मिथुन लगन के लिए बुध हो जाएगा योग कारक प्लेनेट, उसकी दो राशियां मिथुन और कन्या फर्स्ट भाव यानी त्रिकोण भाव और फोर्थ भाव यानी केंद्र भाव में पड़ रही है। फिर अपना कर्क लगन के लिए योग कारक प्लेनेट मंगल हो जाएगा, क्योंकि मंगल की दो राशियां कहाँ पड़ी है, एक चार, एक तो वृश्चिक राशि और मेष राशि। मेष राशि दशम भाव में केंद्र भाव में, और वृश्चिक राशि कहाँ है, पंचम भाव में त्रिकोण भाव, तो ये मंगल योग कारक प्लेनेट हो जाएगा। सिंह लगन के लिए भी योग कारक प्लेनेट मंगल हो जाएगा, उसमें कहाँ पड़े, वृश्चिक राशि केंद्र भाव में, और त्रिकोण मेष राशि कहाँ पर आएगी, नवम भाव में त्रिकोण भाव में। कन्या लगन के लिए बुध योग कारक प्लेनेट हो जाएगा, क्योंकि इसके कन्या राशि जो है लगन में और मिथुन राशि दशम भाव केंद्र में आ रही है, त्रिकोण भाव लगन आ जाएगा। फिर है तुला लगन, तुला लगन के लिए शनि योग कारक प्लेनेट हो जाएगा, इसमें शनि की दो राशियां कुंभ राशि त्रिकोण भाव में नवम भाव में, और मकर राशि, सॉरी मकर राशि कौन से चल रहा था अपना, तुला, तुला लगन था ना, 7 3 3 राशि केंद्र है और त्रिकोण राशि पंचम भाव में आ रही है मैम। हाँ सॉरी, तुला लगन के लिए मकर राशि जो है फोर्थ भाव में और पंचम भाव में कुंभ राशि आ रही है, ठीक है। तो शनि की दो राशियां पड़ रही है इसमें केंद्र और त्रिकोण भाव में। फिर आ रहे हैं वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन के लिए वही चंद्रमा, क्योंकि इसकी एक ही राशि मिली हुई है, त्रिकोण भाव में पड़ रही है, चंद्रमा बनेगा योग कारक प्लेनेट। और धनु लगन के लिए योग कारक प्लेनेट गुरु हो जाएगा, उसकी एक राशि लगन में, धनु राशि लगन में गुरु की, और दूसरी राशि फोर्थ भाव में मीन राशि है जो केंद्र में है। फिर आ जाएगा मकर लगन, मकर लगन के लिए योग कारक प्लेनेट शुक्र हो जाएगा, शुक्र की एक राशि कहाँ है, दो, पंचम भाव में वृष राशि, और इसकी तुला राशि जो है दशम भाव केंद्र में आ जाएगी, पंचम भाव त्रिकोण भाव हो गया। कुंभ लगन के लिए भी शुक्र योग कारक प्लेनेट हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक राशि जो है 11 7 भाग्य भाव में पड़ रही है तुला राशि, और दूसरी राशि जो है केंद्र भाव में पड़, फोर्थ भाव में पड़ रही है, ठीक है। केंद्र और त्रिकोण दोनों भाव हो गए। आगे है मीन लगन, मीन लगन के लिए गुरु योग कारक प्लेनेट हो जाएगा, उसकी एक राशि लगन में त्रिकोण भाव हो गया, और दूसरी राशि जो है दशम भाव, धनु राशि जो है दशम भाव में केंद्र भाव हो जाएगा। तो ये हुए अपने 12 लग्नों के योग कारक ग्रह। तो इन योग कारक ग्रह की दशा अंतर्दशा बहुत ही शुभ फलदायी रहती है। जैसे अगर अपन ये की प्लेनेट कहलाते हैं सबसे बढ़िया, अगर किसी का योग कारक प्लेनेट ग्रह की दशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है और गोचर के ग्रह भी अच्छा इफेक्ट दे रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छा फल रिजल्ट मिलता है, उसके सब काम बनते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था अकारक ग्रह। अकारक ग्रह क्या होते हैं, वह ग्रह जिसकी दो राशियां केंद्र त्रिकोण और सेकंड भाव को छोड़कर बाकी भावों में आती है। कौन कौन से भाव हो गए वो, 3 6 8 11 और 12 के इन भावों में दो राशियां पड़ती हैं, उसको बोलते हैं अकारक ग्रह। अकारक ग्रह निकालो फटाफट, निधि जी आप, निधि गोयल जी आप निकालो और बताते जाओ कौन कौन से लगन का कौन कौन सा ग्रह है। मेष लग्न का तो है आपका बुध अकारक ग्रह।
हाँ बुध है, ठीक है। ठीक है। और वृषभ का है आपका गुरु। हाँ। ठीक है। और मिथुन का है आपका मंगल। हम्म। और कर्क का है आपका बुध। हाँ ठीक है, क्योंकि कर्क लगन में दो और राशियां बुध की पड़ रही है, एक हम्म 12वें भाव में और दूसरी तीसरे भाव में। सिंह लगन के लिए कारक ग्रह कौन सा है? शनि। शनि है। और फिर आता है कन्या लगन के लिए कारक ग्रह मंगल है, उसकी एक राशि अष्टम में पड़ मंगल रही है, है। दूसरी राशि थर्ड हाउस में पड़ रही है, वृश्चिक राशि। और तुला लगन के लिए कारक ग्रह गुरु है, उसकी एक राशि छठे भाव गुरु में है पड़ रही है, दूसरी राशि थर्ड भाव में पड़ रही है। थर्ड भाव। गुरु की दो राशि है। फिर आता है वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन के लिए कारक ग्रह वृश्चिक देखो कौन से? बुध। बुध है। उसकी दो राशियां, एक राशि कन्या राशि 11वें भाव में और दूसरी और एक अष्टम मिथुन में। राशि अष्टम भाव में। अष्टम में। उसके बाद है धनु लगन। धनु लगन के लिए कारक ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र। शुक्र की दो राशियां, हम्म, एक 11वें भाव में एक तो तुला राशि दूसरी। है और वृष राशि और एक कहाँ पर छठे है? भाव छठे में। भाव में। मकर लगन के लिए कारक ग्रह कौन से है? गुरु। गुरु। गुरु की दो राशियां, धनु राशि 12th में और इसकी मीन राशि थर्ड हाउस 12th में। कुंभ थर्ड लगन के हाउस। लिए कारक ग्रह कौन से? चंद्र। चंद्रमा। चंद्रमा है, क्योंकि इसकी एक ही राशि है चंद्रमा की और वो कहाँ है? छठे भाव में। छठे छठा भाव भाव में। सबसे ज्यादा बुरा माना जाता है, इसलिए यहाँ पर चंद्रमा को लिया गया कारक ग्रह। तो मीन लगन के लिए कारक ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र, क्योंकि इसकी दो राशियां, एक तुला राशि जो अष्टम में पड़ रही है और वृष राशि कहाँ है? थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस। तो ये हो गए अकारक है। अकारक की दशा अंतरदशा या फिर अंतरदशा में बहुत बुरे इफेक्ट मिलते हैं। म्यूट कर दीजिए। हाँ जी, बहुत ही बैड रिजल्ट मिलते हैं, अशुभ प्रभाव मिलते हैं। हालांकि इसमें ये नहीं है कि भाई इनकी दशा में भाई पैसा नहीं आएगा, पैसा तो खूब आता है, लेकिन मन की शांति, कोई घटना दुर्घटना हो सकती है, शारीरिक पीड़ा हो सकती है, मन व्यथित रह सकता है ना, ये चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट है आपका बाधक ग्रह। बाधक ग्रह कौन सा ग्रह होता है? जो ग्रह आपके कामों में रुकावट पैदा करते हैं उसे बाधक ग्रह कहते हैं। तो बाधक ग्रह कौन सा होता है? चर लगन के लिए बाधक 11वें भाव का जो स्वामी बनता है। 11वें भाव वैसे तो आपका लाभ देने वाला घर होता है, लेकिन वही रुकावट भी पैदा कर रहा है। तो 11वें भाव का ग्रह जो है, भाव का स्वामी बाधक ग्रह होता है। स्थिर चर लगन कौन कौन से है? 1, 4, 7 और 10। मेष, कर्क, तुला और मकर लगन। मकर इन इन राशियों के अगर लगन में है तो वो चर लगन कहलाता है। चर लगन के लिए 11वें भाव का स्वामी जो है बाधक ग्रह होता है। नेक्स्ट है स्थिर लगन। स्थिर लगन कौन कौन से है? 2, 5, 8 और 11 भाव। 11 राशियां अगर लगन में हो तो वो स्थिर लगन कहलाती है। स्थिर लगन के लिए 9वें भाव का जो स्वामी ग्रह होते हैं वो बाधक कहलाता है। एक बात यहाँ नोट कीजिए, जो स्थिर लगन के लिए वो जो रो कारक प्लेनेट बनते हैं, क्योंकि नवम और दशम भाव की एक राशि सेम आती है ना, नवम भाव का स्वामी जो है, जो रो कारक प्लेनेट होते हैं वही जो है वो आपका बाधक बनता है, स्थिर लगन के लिए है जो। फिर आता है द्विस्वाव लगन। कौन सा होता है? 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12 राशि अगर लगन में है तो वो द्विस्वाव लगन कहलाता है। द्विस्वाव लगन के लिए सप्तम भाव का जो स्वामी ग्रह होता है वो आपका बाधक ग्रह बनता है। तो कभी भी 6, 8, 12 भाव में जो ग्रह चला जाए या आपका कोई बाधक ग्रह बन जाए तो उसका कभी स्टोन नहीं पहनना चाहिए। उसके दान पुण्य किए जाते हैं या और उपाय किए जाते हैं। मंत्र जाप कर सकते हैं आप, धातु पहन सकते हैं, दान दान कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं उन ग्रहों से रिलेटेड। ठीक है, हाँ जी। तो चर लगन के लिए बाधक ग्रह कौन सा हुआ? बताइए पूरा 12 लग्नों का। मेष लगन के लिए, केश लगने के लिए हमारा शनि। बाधक ग्रह होगा शनि। शनि बाधक ग्रह हो जाएगा।
क्योंकि उसमें कुंभ राशि आ रही है, कुंभ राशि का स्वामी होते हैं शनि। वृष लगन के लिए बाधक ग्रह क्या हो जाएगा? शनि। मेष लगन के लिए नहीं, सॉरी गलत है। आपको मेष के बाद कर्क, हाँ, अगर हम मेष सिर्फ के उसका बाद कर रहे हैं ना कर्क तो का कर्क के आंसर करेंगे, कर्क करेंगे है ना। कर्क का शुक्र होगा, हाँ, कर्क का हाँ। शुक्र होगा। वृष तो स्थिर लगन होगा ना, उसके लिए तो भाग्य भाव का स्वामी शनि आएगा वैसे, सही है। हाँ जी, कर्क लगन के लिए बाधक ग्रह कौन सा आ जाएगा? शुक्र, 11th भाव का शुक्र। स्वामी, वृष राशि का स्वामी है। फिर है तुला लगन, तुला लगन के लिए बाधक ग्रह क्या आ जाएगा? सूर्य। सूर्य। फिर आता है मकर लगन, मकर लगन के लिए बाधक ग्रह क्या आ जाएगा? मंगल। हाँ जी, फिर है स्थिर लगन, वृष लगन के लिए बाधक ग्रह आ जाएगा शनि, 9वें भाव का स्वामी। शनि। दूसरा स्थिर लगन कौन सा है? सिंह लगन, सिंह लगन के लिए बाधक ग्रह क्या आ जाएगा? मंगल, मंगल। 9वें भाव का स्वामी, वही योग कारक भी है। और फिर है वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन के लिए बाधक ग्रह चंद्रमा आ जाएगा, चंद्रमा। भाव का स्वामी है, वही योग कारक स्वामी भी है, ग्रह भी है। फिर है कुंभ लगन, कुंभ लगन के लिए बाधक ग्रह क्या आ शुक्र। जाएगा? शुक्र। शुक्र यहाँ पर योग कारक ग्रह भी है, यहाँ बाधक ग्रह है। ठीक है, तो बाधक ग्रह के हम उपाय करने पड़ते हैं। उन चीज़ों से रिलेटेड जो वस्तुएं हैं उनको दान कर सकते हैं, उन ग्रहों से रिलेटेड जो बाधक ग्रह बन रहा है। ठीक है, उन ग्रहों से रिलेटेड मंत्र जाप कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, या जल से रिलेटेड, जल में भी बहा सकते हैं वस्तुओं को। उन ग्रहों से रिलेटेड धातु भी पहन सकते हैं। अगर योग कारक प्लेनेट है, जैसे स्थिर लगन के लिए हमने बताया वो बाधक ग्रह जो योग कारक प्लेनेट है, तो उससे रिलेटेड आप धातु पहन सकते हैं। हाँ जी, ये जहाँ तक अपना क्लियर है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था उच्च नीच राशियां। हाँ जी, सूर्य की उच्च राशि कौन सी होती है? मेष राशि। जिस राशि में कोई ग्रह, म्यूट कर दीजिए अपने आप को, जिस राशि में कोई ग्रह उच्च का होते हैं उससे सप्तम जो राशि है उसमें नीच का आ जाएगा। मेष राशि में सूर्य उच्च का है तो तुला में नीच का हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है चंद्रमा, चंद्रमा की उच्च राशि है वृष और नीच की राशि वृश्चिक। बुध, बुध की उच्च राशि कन्या, नीच की राशि मीन। फिर है बुध, सॉरी, और कौन सा ग्रह आ रहा है? सूर्य, चंद्र, मंगल रह गया। मंगल की उच्च राशि कौन सी है? मकर, नीच की राशि कर्क। मंगल के बाद बुध आ गया, बुध के बाद आता है गुरु, गुरु की उच्च राशि कर्क राशि और नीच की राशि है मकर। ठीक है, उसे सप्तम राशि चेक कर लो, बस अब उच्च राशि याद कर लो और उसे सप्तम राशि जो है ऑपोजिट राशि वो नीच की हो जाएगी। गुरु के बाद शुक्र जो है मीन राशि में उच्च का होता है और उसके ऑपोजिट राशि कन्या राशि में नीच का हो जाता है। हाँ जी, फिर आता है शनि, शनि जो है तुला राशि में उच्च का है और मेष राशि में नीच का है। और फिर राहु और केतु, राहु जो है मिथुन राशि में उच्च का होता है और धनु राशि में नीच का होता है। और कुछ जो हमारे ज्योतिषी हैं उन्होंने राहु को वृष राशि में उच्च का भी माना है, वृष राशि में भी उच्च का मानते हैं कई विद्वान ज्योतिषी, और वृश्चिक राशि में नीच का मानते हैं। दोनों राशि में ये व्यक्त है। और केतु जो है वो धनु राशि में उच्च का होता है और मिथुन राशि में नीच का। और इसी तरह वृष राशि में केतु जो है धनु राशि में उच्च का और मिथुन में नीच का हो जाएगा। और वृश्चिक राशि में उच्च का और वृष राशि में नीच का हो जाएगा। जो कि ग्रहों की उच्च नीच राशियां। फिर आते हैं ग्रहों की दृष्टियां। सभी ग्रहों को 7th दृष्टि तो सभी ग्रहों को मिली हुई है, 7वीं दृष्टि सब ग्रहों के पास है। तो सब सूर्य और चंद्रमा जो है वो हमेशा 7th दृष्टि से देखते हैं। 4 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र,
बुध और शुक्र, ये चारों ग्रहों की 7th दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है। अपने से 7वें घर पे ये ग्रह जो है दृष्टि डालते हैं। और गुरु और राहु, इनकी जो दृष्टि है 7th दृष्टि तो सबकी है ही। पंचम नवम, पंचम सप्तम और नवम दृष्टियां होती हैं गुरु और राहु की। शनि की जो है तीसरी और 10वीं दृष्टि, 3, 7 और 10, 7वीं दृष्टि तो होती है सभी ग्रहों की। शनि की है 3, 7 और 10 दृष्टियां। मंगल की होती है 7वीं दृष्टि तो है, 4 और 8वीं दृष्टि भी होती है। मंगल के 4, 7 और 8 दृष्टि। तो इस तरह से जो ग्रह होते हैं इन दृष्टियों से अब आगे वाले भावों पे दृष्टि डालते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था शुभ और अशुभ ग्रह। शुभ ग्रह नोट कीजिए। शुभ ग्रह जो है चंद्र, शुक्र, गुरु और बुध। अशुभ ग्रह कौन कौन से थे? सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। ठीक है, शुभ शुभ ग्रह। और क्या पढ़ा था? पाप ग्रह पढ़े थे मैम, पाप ग्रह। हाँ, पाप ग्रह शुभ ग्रह सेम ही होते हैं, पाप और शुभ ग्रह होते हैं ना। फिर मित्र ग्रह, मित्र शत्रु, ये पढ़े थे है ना। तो मित्र शत्रु याद करने के लिए एक तो होते हैं दैत्य ग्रह और एक होते हैं देवता ग्रह। तो देवता ग्रहों की कैटेगरी में कौन कौन से ग्रह आते हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु। ये 4 ग्रह देवता की कैटेगरी में आते हैं, ये आपस में मित्र रहेंगे हमेशा। और फिर आते हैं दैत्य ग्रह, वो कौन कौन से? बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये 5 ग्रह दैत्य की कैटेगरी में आते हैं, ये हमेशा आपस में मित्र रहेंगे। हाँ जी, ये आपको लिखवा ही चुके हम। ये मित्र ग्रह तो हमने करवा दी थी आपको। और फिर होते हैं ग्रहों की अवस्थाएं। अवस्थाएं होती है बाल, एक बार बुक में से निकालो चैप्टर ग्रहों की अवस्थाएं। निधि जी बोलिए। बाल अवस्था, उसके बाद कौन सी अवस्था आती है? बाल, ग्रहों की अवस्था दीप्तादि अवस्था, बाल कुमार, बोलते हैं ये बाल कुमार, युवा अवस्था, स्वस्थ, फिर वृद्ध और फिर मृत, मृत अवस्था। तो ये डिग्री वाइज होते हैं। विषम और, पहले ये नोट करो, विषम और सम राशियां कौन सी होती है? स्त्री और पुरुष राशियां होती हैं। जो ऑड नंबर वाली राशियां होती हैं 1, 5, 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये राशियां पुरुष राशियां कहलाती हैं। और फिर 2, 4, 6, 8 और 10 और 12, ये 6 राशियां स्त्री राशियां कहलाती हैं। ये सम राशियां भी होती हैं, स्त्रीलिंग। हाँ जी, ये चेक करो, ये कौन से राशियों के लिए है बाल। इनकी 6-6 डिग्री की अवस्था होती है। एक राशि में 30 डिग्री होती है, तो 6-6 डिग्री में अवस्था होती है। अगर कोई ग्रह, ये चेक करो विषम राशि है या सम राशि है? विषम राशि के लिए 0 से 6 डिग्री है बाल अवस्था में। हाँ, तो अगर कोई ग्रह विषम राशि में है 0 से 6 डिग्री तक, तो वो बाल अवस्था में कहलाएगा। 6 से 12 डिग्री तक है तो वो कुमार अवस्था कहलाती है। 12 से 18 डिग्री तक स्वस्थ अवस्था कहलाती है, जो सबसे बेस्ट होती है। 12 से 18 डिग्री तक ग्रह हो अगर हो, और 18 से 24 डिग्री तक वृद्ध अवस्था, और 24 से 30 डिग्री तक मृत अवस्था कहलाती है।
और इसके ऑपोजिट हो जाते हैं अगर कोई ग्रह जो है सम राशियों में है, तो पीछे से ही स्टार्ट होता है, यानी कि 24 से 30 डिग्री तक बाल अवस्था, 18 से 24 डिग्री तक स्वस्थ स्वस्थ अवस्था, सॉरी बाल के बाद कौन सी आती है, कुमार अवस्था। और बताइए निधि जी क्या है। और 12 से 18 है युवावस्था, हाँ। और 6 से 12 है हमारी वृद्धावस्था, और 0 से 6 डिग्री हमारी मृत अवस्था। हाँ, तो ये अगर विषम राशियों, कौन सी राशियों में हुए ग्रह, ये सम राशि में हो तो। ठीक है, तो इस तरह से अवस्थाओं के अकॉर्डिंग भी ग्रह फल देते हैं, अच्छे बुरे फल उनके ग्रहों अवस्था के अकॉर्डिंग भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये होगी अपनी अवस्थाएं। फिर और क्या चैप्टर रह गया था, और क्या पढ़ा था हमने। हाँ, राशियों के बारे में पढ़ा था, है ना, ग्रहों के चीज़ों के बारे में पढ़ा था, ग्रहों की नेचर के बारे में, ग्रहों के रंग क्या होते हैं, सभी ग्रहों के रंग क्या हैं, दिशाएं कौन कौन सी होती हैं ग्रहों की, राशियों की दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, राशियों के नेचर के बारे में पढ़ा था कि भाई अग्नि तत्व राशियां 1, 5, 9 होती हैं, पृथ्वी तत्व राशियां 2, 6, 10 होती हैं, वायु तत्व राशियां 3, 7, 11 होती हैं। ये चैप्टर निकालो निधि जी, जो राशियों वाला है ये अपन रिपीट कर लेते हैं। और जल तत्व राशियां 4, 8, 12। ठीक है, इस तरह से ये राशियों के तत्व होते हैं। जो ग्रह होते हैं, ग्रह जिस राशि में, जिस तत्व की राशि में बैठे होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही फल देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हम उपाय करते हैं। ठीक है, ग्रहों का उपाय भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ जी, फिर आती है जो जो राशियाँ होती हैं, इनके वर्ण होते हैं। जो अग्नि तत्व राशि 1, 5, 9 वो क्षत्रिय वर्ण कहलाती है, वो राजसी अधिकारी वर्ग आता है। और जो पृथ्वी तत्व राशियों का बताओ निधि गोयल जी। वैश्य वर्ण। कौन सा, वैश्य। पृथ्वी तत्व जो राशियां होती है, हाँ, 2, 6, 10 राशियां होती है वैश्य वर्ण कहलाते हैं, व्यापारी वर्ग। और 3, 7, 11 शूद्र वर्ण कहलाता है। और ये होते हैं कौन सा है, इसका क्या आता है वर्ग, कर्मचारी वर्ग। कर्मचारी वर्ग। कर्मचारी वर्ग। फिर 4, 8, 12 ब्राह्मण वर्ण होते हैं, ये है सुधार, समाज सुधारक, अध्यापक, प्रचारक वर्ग। नेक्स्ट क्या कैटेगरी आ रही है, दिशाएं आ रही है। होगी हमारी 4 होगी पूरी, क्षत्रिय वर्ण भी हो गया, वैश्य, शूद्र। डिटेल में और भी बहुत सारी बातें थी ना राशियों के बारे में, वो पूरा अपन रिवाइज कर लेते हैं। पूर्व, दक्षिण, उत्तर दिशाएं थी मैम। हाँ, दिशाएं थी, दिशाएं मैं बोल रही हूँ, 1 मिनट। दिशाओं के लिए 1, 5, 9 जो अग्नि तत्व और क्षत्रिय राशि है वो पूर्व दिशा के स्वामिनी होती है। 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व और अपना वैश्य वर्ण था जो, तो वो राशियां होती हैं दक्षिण दिशा के स्वामिनी होती हैं। और 3, 7, 11 शूद्र वर्ण और वायु तत्व राशियां, तो ये है पश्चिम दिशा के स्वामिनी होती है। और फिर आती है 4, 8, 12 जल तत्व और ब्राह्मण वर्ण आता है, तो ये है उत्तर दिशा की स्वामिनी होती है। तो ये दिशा होगी। और क्या था राशियों के बारे में, स्त्री पुरुष राशियां होगी, प्रकृति, कफ प्रकृति, वित्त प्रकृति, वात। हाँ, इसी तरह लिखो। इनकी पित्त प्रकृति होती है, जैसे अग्नि तत्व राशियां होती है 1, 5, 9 वो पित्त प्रकृति की होती है। ठीक है, उनके अंदर एसिडिटी वगैरह बनती है, पित्त प्रकृति, गर्मी तेज होती है। और पृथ्वी तत्व राशियों की प्रकृति कौन सी होती है, मिश्रित होती है क्या, वात, या वायु, वात प्रकृति होती है 2, 6, 10 राशियों की। 3, 7, 11 की इनकी शायद मिश्रित होती है ना, मिश्रित प्रकृति रहती है। इनमें तीनों ही अवगुण रहते हैं, वात, पित्त, कफ तीनों ही पाए जाते हैं, तो ये बहुत खतरनाक होती है।
ये आप चेक कर सकते हैं आजू वैसे आपकी राशि कौन से राशि है और कौन से तत्व की राशि है। प्रकृति आपकी चेक कर सकते हो खुद की आपकी कौन सी है ना। जैसे मेरी है वृष राशि है तो वो 2 6 10 वात प्रकृति आती है, मुझे गैस बनती है। इस तरह ये आपकी पूरी नेचर के बारे में, बीमारियों के बारे में भी बताती है ये राशि। और फिर 4 8 12 ये जल तत्व राशि है। तो ये है कफ कफ प्रकृति है, इनको जल्दी से खांसी जुकाम नजला वगैरह रहता है, कफ प्रकृति है। और क्या था राशियों के बारे में, फटाफट बताइए। बल थे राशियों के, बल दिन बली रात बली। हाँ, दिन बली रात्रि बली पढ़ो निधि जी, आप रिपीट कीजिए। ये ये जो हमारी सिंह कन्या तुला वृश्चिक कुंभ और मीन, हाँ, ये हमारी है दिन बली। ओके, ठीक है, और रात्रि बली है हमारी मेष वृषभ मिथुन कर्क धनु और मकर। हाँ। एक बार नंबर बोल दो प्लीज, नंबर बोल दो। ये आपको लिखा चुके हैं, कोई नंबर बात नहीं, आप अभी रिपीट हो रहे हैं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, है ना। जैसे शुरू की तुम देख लो ना, 5 6 7 8, और तुम्हारी कुंभ हो गई 11 और एक 12, ये तो तुम्हारी दिन बली हो गई। हाँ जी, ठीक है। और हमने चतुष्पाद और हाँ, द्विपद राशियां द्विपद पढ़ी थी, है चतुष्पाद ना। बहुपद। द्विपद और चतुष्पाद राशियां। द्विपद में 2 पैरों वाली राशियां होती हैं, जैसे मेष राशि है ये चतुष्पाद होगी। मेंढा होता है ना, ये भेड़ तो वो 4 पैर होते हैं उसके, और ये पृष्ठोदय राशि भी है। फिर वृष राशि है बैल, ये चतुष्पाद होगी ये भी, और ये भी पृष्ठोदय भी है। मिथुन राशि ये द्विपद होती है और शीर्षोदय राशि है। कर्क राशि कर्क राशि जो है ये पृष्ठोदय राशि है। सिंह राशि भी है जो शीर्षोदय राशि है, चतुष्पादी रहेगी ये भी। कन्या राशि शीर्षोदय राशि है और द्विपद राशि है। तुला राशि द्विपद राशि है और शीर्षोदय राशि है। वृश्चिक राशि शीर्षोदय राशि है और ये कीट राशि भी बोलते हैं इसको। धनु राशि जो है वो चतुष्पद राशि है, और ये इसका आधा भाग शीर्षोदय होता है और पीछे का भाग पृष्ठोदय होता है। मकर राशि भी इस तरह पृष्ठोदय होती है। कुंभ राशि शीर्षोदय है, और मीन राशि जो है वो उभयोदय है, दोनों तरफ से होती है। ठीक है, इसके द्विपद और चतुष्पद चेक कर लो एक बार। तो ये तो हुआ मकर के अपना राशियों के बारे में, नेचर प्रकृति है ना। तो इन राशियों के नेचर के अकॉर्डिंग आप बहुत कुछ पता कर सकते हैं, व्यक्ति कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। ठीक है, फिर आते हैं ग्रहों की भी दिशाएं होती हैं इसी तरह से। सूर्य और मंगल की दक्षिण दिशा, बुध की उत्तर दिशा। ये ग्रहों की दिशाएं देखो एक बार, चेक करो। मंगल की तो दक्षिण दिशा होती है। शनि की होती है हमेशा पश्चिम दिशा। गुरु की उत्तर दिशा, गुरु के उत्तर पूर्व है। हाँ, गुरु की उत्तर पूर्व। गुरु की जो है ईशान कोण उत्तर पूर्व, और उत्तर में बुध होती है क्या। बुध उत्तर में, हाँ। बुध की है उत्तर दिशा। ठीक है, वो लगन में होगी। ईशान उत्तर पूर्व गुरु की होगी, और 4th भाव में क्या आती है, उत्तर। राहु और केतु की होती है नैऋत्य दिशा, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। शुक्र की होती है आग्नेय कोण, पूर्व दक्षिण। दक्षिण पूर्व। और कौन सी रहेगी दिशा, चंद्रमा कहते हैं वायव्य कोण, चंद्र के, हाँ, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। ठीक है, इस तरह से ये ग्रहों की दिशाएं होती हैं। इस तरह ग्रहों के रंग होते हैं, ग्रहों के स्टोन्स, जेम स्टोन्स, धातुएं। ठीक, ग्रहों के स्टोन लिख लीजिए।
सूर्य जो है वो आत्मा का कारक होता है। ग्रहों के बारे में बता रहे हैं अभी हम। सूर्य जो है ब्रह्मांड का राजा होता है, ये आत्मा का कारक होता है। तेज, उच्च पदवी, गवर्नमेंट जॉब, हड्डियों का कारक है। नेत्र, हृदय, औषधियाँ, चिकित्सा। सूर्य के जो पदार्थ हैं वो है गेहूं, गुड़, तांबा। सूर्य का स्टोन है माणिक और धातु है तांबा, कॉपर। सूर्य का उपाय क्या किए जाए? उपाय है सूर्य का 1.25 किलो गुड़ या गेहूं मंदिर में दान कीजिए रविवार के दिन। और अगर ये सूर्य आपका योग कारक प्लेनेट है, यानी त्रिकोण भाव का स्वामी बन जाता है और अच्छी पोजीशन में है, उच्च का हो, तो आप माणिक पहन लीजिए। माणिक आप सोने में पहन सकते हैं। और माणिक जो है वो रिंग फिंगर में पहना जाता है। सूर्य की उंगली, रिंग फिंगर, अनामिका उंगली। रविवार के दिन, जो शुक्ल पक्ष की पंचमी के बाद रविवार आता है, उस रविवार के दिन आप अपनी अंगूठी जो बनी हुई है आपकी माणिक की अंगूठी, उसको गंगा जल और कच्चे दूध में धोकर धूप अगरबत्ती करके फिर इसका मंत्र जाप करना है। ओम ग्रहणे सूर्याय नमः 108 बार। तो ये मंत्र से आप इसको जागृत कर लोगे। वैसे तो ये पत्थर होता है, लेकिन जब इसकी पूजा पाठ और मंत्र उच्चारण करते हैं तो ये जागृत हो जाते हैं ग्रह और दुगुना फल देते हैं। कई गुना फल इनका बढ़ जाता है ग्रहों का। ठीक है। और फिर आता है आपका चंद्रमा। चंद्र ग्रह है जो वो मन का कारक है, माता का भी कारक है। जल तत्व ग्रह है, ये शीतलता प्रदान करता है। अस्थिर है, फ्लेक्सिबल नेचर का है। परिवर्तन पसंद है इसको, घूमना फिरना। इमोशनल, इसके पदार्थ है दूध, जल से बनी वस्तुएं, चावल। इसका रंग है क्रीम कलर। और सूर्य का रंग है लाल रंग। सूर्य से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम, सॉरी चंद्रमा से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? गर्भाशय से रिलेटेड, मेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। मदर से रिश्ता खराब हो सकते हैं आपका। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चंद्रमा से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। किडनी में स्टोन, यूरिन इन्फेक्शन। तो इसके लिए आपको क्या करना है? शिवलिंग पे कच्चे दूध से अभिषेक करना है, कच्चे दूध से। फिर जल में चावल, चीनी और दूध मिलाकर अभिषेक करना है। फूल भी, सफ़ेद फूल भी अर्पित कर सकते हैं। और मंत्र जाप करना है 108 बार, ओम नमः शिवाय 108 बार डेली। इससे आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आप रेगुलर कीजिए 6 मंथ तक, तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो चंद्रमा से रिलेटेड जो भी परेशानियां आ रही है वो सॉल्व हो जाएंगी। मंत्रों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हाँ जी, चंद्रमा की जो स्टोन है मोती है। अगर आपका ग्रह कुंडली में अगर त्रिकोण भाव का स्वामी बन रहा है चंद्रमा, योग कारक ग्रह है, तो आप मोती धारण कर सकते हैं। मोती जो है आपका सबसे छोटी उंगली, जो कनिष्ठ का उंगली है, उसमें पहनेंगे। जो लड़कियां हैं वो लेफ्ट हैंड में पहनेंगे और लड़के हैं जो राइट हैंड में पहनेंगे। और जो वर्किंग लेडीज है, अगर वो बिजनेस या काम के लिए पहनना चाहती हैं तो वो भी राइट हैंड में पहनेंगे स्टोन्स। मोती को आप चांदी की अंगूठी में बनवाकर शुक्ल पक्ष की पंचमी के बाद जो भी सोमवार आएगा
उसकी धूप अगरबत्ती करके दीपक जगाकर कच्चे दूध और गंगा जल में धोकर और फिर मंत्र जाप ओम नमः शिवाय 108 बार, या ओम से चंद्रमा से नमः, ये मंत्र जाप भी कर सकते हैं 108 बार। ये मंत्र जाप करके फिर आपको अपने इष्ट देवता का ध्यान करके ये प्रार्थना करनी है कि आप ये जो स्टोन पहन रहे हो वो शुभ फलदायी हो, जिस पर्पज़ के लिए आप पहन रहे हो उसके लिए वो शुभ फलदायी हो। तो फिर वो आप अपने हाथ की कनिष्ठिका उंगली में पहन लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट है चंद्रमा के पदार्थ हो गए। इसकी धातु है चांदी, स्टोन मोती, रंग है क्रीमिश वाइट। पदार्थ हो गए इसके चांदी, चावल, दूध और जल से रिलेटेड जो भी वस्तु है। नेक्स्ट है आपका मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो अग्नि तत्व ग्रह है, इसकी 2 राशियां होती हैं, मेष और वृश्चिक राशियां। मंगल है सेनापति। ये कहाँ पाया जाते हैं? यहाँ पर अग्नि से रिलेटेड कोई भी स्थान हो, रसोई घर, युद्ध स्थल, शस्त्र, अग्नि की भट्टियाँ, किचन हो गई है ना, और ये रेस्टोरेंट, यहाँ पर खाना बनता है, खाने से बनाने से रिलेटेड कोई भी काम। और सर्जन, औजार, अस्त्र शस्त्र, चक्कू छुरियाँ, इसमें अच्छे सर्जन भी बन सकते हैं, डाकू लुटेरे भी बन सकते हैं। पुलिस ऑफिसर, सेनापति, उच्च पदवी। तो ये मंगल के हो गए ना। मंगल के जो पदार्थ है वो कौन कौन से हैं? लाल मसूर की दाल, रोली, लाल कपड़ा, ये इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। अगर कोई ग्रह आपका 6, 8, 12 में चला जाता है या नीच का हो जाता है तो आपको मंगल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, रेड कपड़ा हो सकता है, मसूर की दाल, लाल मसूर, तो ये मंदिर में दान कीजिए। हनुमान की पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा डेली पढ़े। मंगल से रिलेटेड क्या बीमारियां हो सकती हैं? फोड़े, फुंसियाँ, एक्सीडेंट, ब्लड निकलना, दुर्घटना, हाई ब्लड प्रेशर, रक्त से संबंधित कोई भी बीमारी। तो अगर मंगल आपका 6, 8, 12 में चला गया या 6, 8, 12 का स्वामी हो जाते हैं, किसी तरह भी अशुभ प्रभाव दे रहा है, हाथ में भी अगर मंगल ग्रह यानी कि निम्न मंगल ग्रह पर कोई अशुभ प्रभाव हो, क्रॉस का चिन्ह हो, या उच्च मंगल पर्वत पर भी अशुभ प्रभाव हो, तो आपको मंगल से रिलेटेड वस्तुओं का दान करना चाहिए, या उससे रिलेटेड वस्तु को जल में भी बहा सकते हैं। मंगल से रिलेटेड अगर आपका मंगल नीच का भी है तो शिवलिंग पे जल चढ़ाते समय मसूर की दाल चढ़ा दीजिए साथ में। और अगर आपका योग कारक प्लेनेट है मंगल, त्रिकोण भाव का स्वामी है, कर्क, जैसे कर्क और सिंह लगन के लिए योग कारक प्लेनेट बनता है, तो आप मूंगा धारण कीजिए। चांदी में भी धारण कर सकते हैं, गोल्ड में भी धारण कर सकते हैं मूंगा। और उसकी गुट्ठी बनवाकर ये अनामिका उंगली में पहनिए। मूंगे को अनामिका उंगली में पहना जाता है, रिंग फिंगर में। शुक्ल पक्ष के पंचमी के बाद जो भी मंगलवार आए उसी दिन इसी तरह धूप अगरबत्ती अपने इष्ट देवता का ध्यान करके कच्चे दूध और गंगा जल में धोकर और इसका मंत्र जाप लिखिए, ओम अंग अंगारकाय नमः 108 बार। 108 बार इसका मंत्र जाप कीजिए और फिर अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करके कि ये नग आपको शुभ फलदायी हो तो पहन लीजिए अपने नाम का मंदिर में। मंगल के लिए आप हनुमान की पूजा कर सकते हैं, बजरंग बाण पढ़ सकते हैं। और हाथ में अगर आपका
मस्तिष्क रेखा निम्न मंगल पर्वत से स्टार्ट होती है। तो आपके जो एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, मंगल कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो भी आपको हनुमान की उपासना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। और अगर आपका चंद्रमा वीक हो रहा है तो आप बजरंग बाण भी साथ में पढ़िए, उससे आपको एनर्जी मिल रही है, एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। मंगल की धातु है तांबा। हाँ जी, मंगल से रिलेटेड और कोई चीज़? नेक्स्ट है बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो इंटेलिजेंसी, मस्तिष्क, गणित, बुद्धिमत्ता, विनोदी स्वभाव। ये बुध है जो वो राजकुमार है, नौजवान, यंग बच्चा, बहुत ही एक्टिव होता है, इंटेलिजेंट भी बहुत होता है, गणित में बहुत माहिर होता है, सीए बन सकते हैं, ज्योतिषी, अच्छे ज्योतिषी, इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, डाकिया, स्किन डिजीजेज जो बुध देता है, स्किन डिजीजेज देता है, हकलापन, वाणी का भी कारक होते हैं क्योंकि बुध, तुतलापन, हाँ जी। कुंडली में अगर आपका बुध खराब है, 6, 8, 12 में चला जाए, नीच में चला जाए, या बुध ग्रह आपका माउंट जो है कनिष्ठ का अंगुली के नीचे और हार्ट लाइन के ऊपर, ये बुध का पर्वत होता है। जहाँ पर कोई अशुभ चिन्ह हो, क्रॉस का चिन्ह हो, बिंदु हो, काला बिंदु हो, तो आपको अशुभ प्रभाव मिलते हैं। बुध जो है डिप्रेशन भी देता है, मानसिक चिंता, अस्थिरता, हाँ जी। बुध का जो स्टोन है वो क्या है? पन्ना, और धातु होती है इसकी कांसा। पन्ना को आप चांदी या गोल्ड में बनवा सकते हैं। वैसे इसके लिए सोना बेस्ट होता है क्योंकि ये सूर्य का भी मित्र होता है। बुध के पदार्थ लिखिए: हरी मूंग, पालक, हरी सब्जियां, हरे चने, इसका रंग होता है हरा, बुध का हरा रंग होता है। इससे रिलेटेड बीमारियां: नर्वस ब्रेकडाउन, नर्वसनेस जो होती है, टेंशन, स्किन डिजीज हो गई। नेक्स्ट है गुरु ग्रह। हाँ जी, गुरु ग्रह जो है धनु और मीन राशियों का स्वामी ग्रह होते हैं गुरु। गुरु जो है धार्मिक ज्ञान, नॉलेज, विवेक का कारक है, बुद्धिमत्ता। गुरु जो है बहुत ही नॉलेज और ज्ञान देता है। बुद्ध और गुरु में डिफरेंस समझिए। हाँ जी, निधि जी, राम कुमार जी, वीडियो ऑन कीजिए, आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। हाँ जी, बुद्ध और गुरु में आप डिफरेंस समझिए। बुद्ध भी इंटेलिजेंसी देता है और गुरु भी इंटेलिजेंसी देता है। बुद्ध जो इंटेलिजेंसी देता है वो किताबी नॉलेज देता है, यानी कि आपको चीज़ें बहुत जल्दी समझ आ जाती हैं। गुरु जो देता है वो विवेक देता है और आपको दुनिया भर का नॉलेज देता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज देता है। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में, बुद्धिमत्ता दोनों में ही है। धार्मिक पुस्तकें, ज्योतिषी, अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं अगर आपको गुरु ग्रह अच्छा है। संतान सुख भी गुरु से मिलता है, पति सुख भी गुरु से मिलता है।
5 कुंडली के 5 भावों का कारक ग्रह गुरु होता है। धन फाइनेंस गुरु देता है। सेकंड भाव का कारक ग्रह गुरु होता है। पंचम भाव पुत्र सुख गुरु देता है। अगर संतान नहीं हो रही होती तो हम गुरु का उपाय करेंगे। और फिर लड़की की शादी के लिए सप्तम भाव, पति के लिए गुरु, भाग्य भाव का स्वामी गुरु होता है। और 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव का स्वामी गुरु होता है। स्वामी नहीं, कारक प्लैनेट। ठीक है, तो गुरु क्या क्या चीजें देते हैं? फाइनेंस से रिलेटेड काम, बैंकिंग से रिलेटेड काम, फाइनेंस कंपनी में कोई काम से दे सकते हैं। धार्मिक पुस्तकें, टीचर अध्यापक, धार्मिक गुरु, संत महात्मा, साधु सन्यासी। हाँ जी, गुरु का स्टोन होता है पुखराज। पुखराज को आप सोने की धातु में बनवाएं और इसकी इंडेक्स फिंगर, जो तर्जनी उंगली होती है, पहली उंगली अंगूठे के साथ वाली, इसमें पहने। गुरुवार के दिन शुक्ल पक्ष की पंचमी के बाद जो गुरुवार आए उस गुरुवार को पहने। कच्चे दूध और गंगा जल में धोकर इसका मंत्र जाप लिखिए, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः 108 बार। तो ये मंत्र जाप करके 108 बार इसका मंत्र जाप करके कच्चे दूध और गंगा जल में धोकर धूप अगरबत्ती करके दीपक जगाकर अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करके कि ये नग जो है आपके लिए शुभ फलदायी हो, फिर अपनी तर्जनी उंगली में पहन लीजिए। कोई भी संतान से रिलेटेड किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप गुरु का मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। योम से गुरुवे नमः। हाँ जी, गुरु का है रंग पीला, चने की दाल। इसके उपाय लिखिए, चने की दाल आप गाय को खिलाएं, गुड़ और चने की दाल मिलाकर बैल को या गाय को खिलाएं। गुरुवार के दिन 5 केले गाय को खिला सकते हैं गुरुवार के दिन। अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही तो आप पीली टोकरी लें, उसके अंदर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और उसमें 108 देसी घी के बने हुए बेसन के लड्डू दक्षिणा सहित पंडित को दान दीजिए गुरुवार के दिन। पीली वस्तुओं का दान दीजिए। चने की दाल मंदिर में दान कर सकते हैं। और अगर आपका गुरु योग कारक प्लेनेट है, अच्छी पोजीशन में है, उच्च का है, तो आप इसका स्टोन पुखराज पहन सकते हैं। और इसकी धातु है सोना भी पहन सकते हैं। अगर कोई ग्रह आपका 6, 8, 12 में चला जाए और योग कारक प्लेनेट है तो आप उसकी धातु पहन सकते हैं। स्टोन ना पहने फिर आप उसकी धातु पहन सकते हैं। नेक्स्ट है शुक्र ग्रह। हाँ जी, आगे चले या स्टॉप करें? कहाँ गायब हो गए सभी? अब मैं अकेली थोड़ी पढ़ा रही हूँ, साथ में तो रहो। ये लास्ट और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप कैसे भी करके मैनेज कर लीजिए। मैं बस ये वाला, हाँ ये वाला कंप्लीट करा दो बस, है ना? हाँ, ग्रह वाला। ठीक है। हाँ, कहाँ पर थे अपन? गुरु में मैम। हाँ, गुरु का स्टोन हो चुका, पदार्थ हो चुके। अब शुक्र आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट लिखो, धातु हो चुकी इसकी सोना, रंग पीला, वस्तुएं भी हो गई। धार्मिक किताबें, धर्म से रिलेटेड कोई भी काम, फाइनेंस का काम हो सकते हैं, बैंक में नौकरी,
नेक्स्ट, ये किताबों में नहीं मिलेगा इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये अपनी लास्ट क्लास है, अगर अटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको किताबों में नहीं मिलेगी, किसी भी किताब में नहीं है ये। हाँ जी, नेक्स्ट है शुक्र। शुक्र ग्रह, शुक्र जो है सौंदर्य का प्रतीक है, सौंदर्य साधन, कॉस्मेटिक्स चीज़ें, सौंदर्य प्रसाधन चीज़ें। शुक्र के जो राशि हैं वृष और तुला है। हाँ जी, शुक्र है जनन अंग शो करते हैं, पैसा शो करते हैं, खूब ऐश्वर्यपूर्ण लाइफ, सुख सुविधाएं सभी, गाड़ी मोटर बंगला, जिनका शुक्र अच्छा है, भोग सुख। शुक्र की वस्तुएं हैं चावल, सफ़ेद कपड़ा, सिल्की कपड़ा। इसका स्टोन है हीरा, धातु इसकी पंच धातु या एक वो प्लेटिनम धातु होती है। तो हीरे को आप प्लेटिनम धातु में पहने, जो सोने से भी महंगी होती है। हाँ जी, इसका मंत्र है ओम शूम शुक्राय नमः 108 बार। शुक्र ग्रह अगर आपका 6, 8, 12 में चला जाता है या नीच का है या किसी तरह से अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो आप इससे रिलेटेड वस्तु का दान कीजिए। इससे रिलेटेड वस्तुएं कौन कौन सी है शुक्र से रिलेटेड? सौंदर्य प्रसाधन चीज़ें, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, सिल्की कपड़ा, सफ़ेद सिल्की कपड़ा, इत्र हो गया है ना, परफ्यूम हो गया। हीरा, इसका स्टोन है हीरा, रंग है वाइट या बहुरंगा, रंग बिरंगा। इससे रिलेटेड बीमारियां हैं जनन अंगों से रिलेटेड बीमारियां, यौन अंग से रिलेटेड कोई सभी बीमारियां, गर्भाशय से रिलेटेड बीमारियां, और कौन सी बीमारियां हैं? गुप्त रोग, डायबिटीज भी शय शुक्र देता है। गुरु मोटापा देता है। नेक्स्ट है शनि ग्रह। शनि की 2 राशियां होती हैं, मकर और कुंभ। शनि जो है धीमी गति का ग्रह है, लंगड़ा ग्रह है, अंधेरे में रहने वाला, उदासीन, बेला कुचैला, बूढ़ा दिखने वाला, बड़े बड़े दांत, बड़े अंग और बूढ़ा सा दिखने वाला है। ये आजू दर्शाता है, लंबी आजू। शनि के पदार्थ है पेट्रोल, केरोसिन, कोयला, और है इसका तेल, हाँ जी, इसका स्टोन है नीलम, धातु लोहा, तो आप नीलम पहन सकते हैं, वही तरीका सेम है जो आपको पहले बताया हुआ है। और इसके हैं काली उड़द की दाल, काली उड़द साबुत, 1.25 किलो आप मंदिर में दान कीजिए। और शनि के मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं। जब पीपल पर शाम को शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर शनि आपका नीच का है या अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो शनि की 7.5 हो। अब शनि की 7.5 क्या होती है? आपके जन्म के चंद्रमा राशि से जब शनि 12वें भाव में आता है, चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि में शनि का गोचर होता है, या चंद्रमा जिस राशि में है उससे 2nd भाव में शनि आता है, तो ये 7.5 साल जो है वो शनि की 7.5 कहलाती है।
शनि जो है एक राशि में 2.5 साल रहता है। और चतुर्थ और अष्टम ढैया भी इसकी खराब होती है। अष्टम ढैया सबसे खराब होती है। जन्म के चंद्रमा से जब गोचर का शनि अष्टम भाव में आते हैं तो उसे अष्टम ढैया कहते हैं। वो 2.5 साल रहती है। इसमें बहुत ही लॉस हो सकता है। कोई भी आप कारोबार कर रहे हो इसमें लॉस हो सकते हैं, डिप्रेशन, एक्सीडेंट, कुछ भी घटना दुर्घटना हो सकती है। तो अकल्ट साइंस से रिलेटेड अगर आप उससे रिलेटेड कोई काम करते हो, जैसे ये ज्योतिष विद्या हुई, इसको सीखना चालू करते हो तो आप अष्टम ढैया के प्रभावों से बच सकते हैं। उपायों के तौर पर यही चीज़ें होती है, जैसे मान लो आपका एक्सीडेंट होने वाला है तो आप ब्लड डोनेट कीजिए। अष्टम हाउस से रिलेटेड आपके अष्टम ढैया चल रही है या कोई और प्रॉब्लम आने वाला है, अष्टम हाउस ऑपरेट हो रहा है, लॉस, एक्सीडेंट ये आने वाला है, तो आप ज्योतिष से रिलेटेड जो विद्याएं हैं इनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो आप कोई रिसर्च कर सकते हैं गूढ़ विद्या विज्ञान में, अकल्ट साइंसेज में। तो इस तरह से इसके उपाय हो जाते हैं। हाँ जी, गुरु जो है अपन कहाँ पर थे, शनि पर थे है ना। फिर आता है राहु और केतु। शनि जो है बीमारी क्या देते हैं, आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द। ठीक है, इसके लिए जैसे कभी घुटनों में दर्द है तो आप इसका मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः। 108 बार इसका मंत्र जाप कीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः। 108 बार मंत्र जाप कीजिए। फिर आते हैं राहु और केतु। राहु जो है वो भ्रम पैदा करने वाला है, धुएं जैसा रंग है इसका, भ्रमित ग्रह है। राहु जो है आपका सर है, ऊपर का हिस्सा। बहुत इंटेलिजेंसी है राहु के अंदर, फोकस, कंसंट्रेशन, विदेश यात्रा। आजकल के ज़माने में कलयुग का राजा कहा गया राहु को, दूसरा सूर्य माना जाता है। राहु से रिलेटेड ऐसी बीमारियां होती हैं जो लाइलाज बीमारियां, जिनका डायग्नोस ना हो पाए। राहु का स्टोन है गोमेद, और इसकी धातु अपन ने क्या लिखाई थी, अष्ट धातु। अष्ट धातु है राहु। या इसका शीशा भी माना जाता है, कांच, शीशा, दर्पण। दर्पण भी राहु का प्रतीक होता है। हाँ जी, राहु का मंत्र जाप है ओम राम राहवे नमः, 108 बार। फिर है केतु। केतु जो है ऊपरी बाधा, केतु धड़ है, जड़ है, जड़। डीप रिसर्च, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी काम, जड़ों से रिलेटेड कोई भी काम, जमीन के नीचे है केतु। गूढ़ विद्या विज्ञान, कोई भी रिसर्च, ये सब केतु देता है। केतु का रंग है सिलेटी। और इसके उपायों के तौर पर राहु और केतु का क्या है, काल सर्प योग होता है, काल सर्प योग। जब आपकी कुंडली में राहु और केतु के एक्सिस में सभी ग्रह आ जाते हैं एक साइड में, तो उसे काल सर्प योग कहते हैं। तो अगर वो राहु के मुख में आ जाते हैं तो वो बहुत ही खतरनाक बन जाता है। काल सर्प दोष के लिए भी आप राहु केतु के उपाय कर सकते हैं। शिवलिंग पे जल चढ़ाएं और रुद्र अभिषेक करें, और उसके लिए सांप सांपिन के 2 चांदी के, नाग नागिन के 2 जोड़े शिवलिंग पे चढ़ाएं और रुद्र अभिषेक करें। और एक राहु और केतु, राहु के लिए है जटा वाला नारियल, अपने सर के ऊपर से 4 बार उतार कर बहते हुए जल में बहाएं, या शिवलिंग पे भी चढ़ा सकते हैं। केतु के लिए तिल चोली,
सफेद चावल और काले तिल, ये चींटियों को डाले। राहु और केतु का उपाय है तिल चोले। और दूसरा उपाय है 7 तरह का अनाज पक्षियों को डाले। केतु के लिए एक बार मंगलवार को 1.25 किलो डाल दें, और राहु के लिए काली उड़द की साबुत दाल 1.25 किलो मंदिर में दान कीजिए। और नारियल का दान और 1 रुपए का सिक्का जो जल में बहाएं शनिवार के दिन। राहु जो है शनि की तरह काम करता है और केतु जो है वो मंगल की तरह प्रभाव देता है। ठीक है। और केतु की जो स्टोन है वो है लहसुन या कैट्स आई धातु, इसकी वही अष्ट धातु ही होती है। हाँ जी, केतु जो है वो देता है क्या बीमारी, श्वेत वो जो होती है कौन सी कोढ़ की बीमारी, एक्जिमा, सफेद क्या बोलते हैं उसको बीमारी को, फिर दाग, श्वेत श्वेत पदर भी होता है ना, एक जो अपना वो आता है। जो सफेद में दाग हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कुष्ठ रोग लग होता है। कुष्ठ रोग में तो वो खराब हो जाती है स्किन पूरी। हैजा, चेचक, श्वेत रोग ही बोलते हैं वैसे उसको। हाँ, संक्रामक रोग हो गया एक तरीके का। श्वेत रोग ही बोलते हैं, श्वेत रोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये ठीक भी हो जाता है। ऊपरी बाधा, केतु में ऊपरी बाधा भी आ रही है। हाँ जी, तो आप कोई, हाँ जी पूछिए, क्वेश्चन पूछना तो आप अनम्यूट